नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीएमएलएन की लीडरशिप ने सोचा होगा कि डस्का के इलेक्शन की कहानी कम से कम 2 दिन तो चलेगी, लेकिन ज़माना चल गया क़यामत की चाल। अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल ज़रदारी भुट्टो ने यह फैसला किया, उन्होंने अलग-ऐलान ये फैसला किया कि पीपल्स पार्टी के तमाम अहदेदार पीडीएम से रिज़ाइन कर दें और पीपल्स पार्टी ने एक अनकंडीशनल बला मशरूत अपॉलजी का भी डिमांड किया है पीडीएम की लीडरशिप से। ज़रा सुने कि बिलावल ज़रदारी भुट्टो का क्या कहना है। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, बट नो वन शुड ट्राई and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. The Pakistan People's Party has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations. People's Party demands an unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले इशारा दिया कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल गुज़िश्ता चंद घंटों में इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट और इस पोजीशन के बाद मुकम्मल तौर पर यकसर जो है वो तब्दील हो गई है। बिलावल ज़रदारी भुट्टो खुल के कह रहे हैं कि इस्तीफ़े देने हैं तो जाओ दो, लेकिन इस किस्म की बदतमीज़ी, ये नाम नहाद नोटिस जो हैं ये बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं, इसका कोई जवाज़ नहीं है, ये ऑब्नॉक्शस है। ये वो सूरत हाल है जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा विजिबली तौर पर परेशान नज़र आती हैं। देखिए, नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था, और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे। नाज़रीन, ये और बात है कि पीडीएम में तकरीबन 3-4 ही जमातें थीं और मौलाना फजलुर रहमान ने अकेले तो ये फैसला नहीं किया होगा कि पीपल्स पार्टी और एएनपी, वहाँ तो पीएमएलएन, मौलाना फजलुर रहमान, पीपीपी और एएनपी ही कोई ऐसी चीज़ें थीं, ऐसी जमातें थीं जिन्हें जमातें कहा जा सकता है, बाकी तो सिर्फ नाम है कागज़ के ऊपर। सो फिर मौलाना फजलुर रहमान का तो फैसला नहीं होगा, ज़ाहिर है पीएमएलएन का इसमें इनपुट होगा। यही हमारा आज की गुफ्तगू का आगाज़ है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब फ़ारूक हबीब साहब, मुझे पीएमएलएन के रहनुमा जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक से, और पीपल्स पार्टी से फैसल करीम कुंडी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंस का, पीएमएलएन ने कुछ ज़्यादा ही खुद एहतमादी का मुजाहरा किया, कुछ ज़्यादा फ्राइल दिखाने की कोशिश की पीपल्स पार्टी और एएनपी के साथ, और ये सूरत हाल बहुत बुरी तरह से बैकफायर कर गई आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पीडीएम ने, जैसे कि आपने खुद अभी अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में फरमाया कि ये 10 जमातों का मजमूआ एक अपोजिशन का इत्तेहाद है। इसमें किसी भी जमात ने जब तरफा तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया जो बाकी जमातों को काबिल कबूल ना हो। इस्तीफों के जो ऑप्शन है, जो आज ज़रदारी साहब ने खुल के जिसके बारे में सबसे ज्यादा गुफ्तगू की है, वो भी तमाम जमातें मुश्तरका तौर पर बात करती रही हैं। और आपको याद होगा कि पीडीएम की हर इजलास के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मीटिंग में तजावीज़ और जो वे फॉरवर्ड डिस्कस होता रहा है, उस पर खुल के गुफ्तगू होती रही है। अब जो आखिरी इजलास हुआ है पीडीएम का, उसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया कि हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में इस मसले को लेकर जाएंगे और अभी हम लॉन्ग मार्च से पहले इस्तीफों पे एग्री नहीं करते, तो ये उनका प्रेरोगेटिव है एज ए इंडिपेंडेंट पार्टी। और उनसे जो चीज़ मौलाना फजल रहमान साहब ने तहरीरी शक्ल में मांगी है, मैं उसे बिल्कुल भी शोकाज नोटिस नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी एक जमात या इत्तेहाद दूसरी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी से शोकाज नोटिस के जरिए कोई वजाहत नहीं मांग सकता। डॉक्टर साहब, ये ठीक है कि आप कहते हैं और सभी कहते हैं कि 11 जमातें हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एएनपी और मौलाना फजलुर रहमान के अलावा बाकी जमातों का तो पाकिस्तान में 99.99% लोग नाम भी नहीं ले सकते ठीक तरह से, यानी उसकी कोई हैसियत नहीं है ज़मीनी हकाइक में। ये तो 4 ही जमातें हैं, जो 4 जमातें 2 जमातों को, तो इसका मतलब है कि मौलाना और पीएमएलएन, तीसरा तो यहाँ कोई काबिल जिक्र बंदा है ही नहीं जिसकी कोई ओपिनियन मैटर करेगी। वो बहस ही नहीं है। फिर क्या है? हमारे लिए सारी जमातें काबिल एहतराम है और तमाम लीडर्स काबिल। सर, वजन तो कोई नहीं ना इन जमातों का, काबिल एहतराम जरूर होंगी सर, लेकिन वजन कोई नहीं इनका।
डॉक्टर साहब वहाँ पे कोई तराजू नहीं लगा हुआ कि पीडीएम में शामिल जमातों का वक्त करके उनको इजलास में बुलाएं। मैं असूल की बात कर रहा हूँ। और असूल की बात यह है कि मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पार्टी को शो का नोटिस नहीं दे सकती। मैं अलग बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बुनियादी तौर पे एक वजाहत थी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने बहैसियत सदर पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी से मांगी। इसे शो का नोटिस नहीं देना चाहिए। बार बार इसकी वजाहत पीडीएम के प्लेटफॉर्म से और हमारे जो पार्टी के हमारे उदारान है उन्होंने की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई शो का नोटिस नहीं जारी किया गया। मीडिया इसको किस तरह प्रिटेंड कर रहा है या मतलब किस तरह इसको दिखा रहा है तो शो का नोटिस, मैं भी मीडिया में सारी खबरें देखी हैं, हमारे अपने लीडर्स ने वजाहत की है। एक जो पीडीएम का मतलब मकसद था वो बड़ा एक मकसद था, वो इस हुकूमत के खिलाफ जैसे हम समझते हैं कि ये गैर आईनी तरीके से और जाली मैंडेट लेके ये आई है, इसके खिलाफ इलेक्शन से नहीं आई आप समझते बना है, उसका अपोजिशन का एक इत्तेहाद बना है। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस जमात से जो हुकूमत का हिस्सा है अगर उससे मदद ली है तो उससे वजाहत मांगी। जरा मुझे फैसल करीम कुंडी साहब को लाने दीजिए। नाज़रीन, फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन भी हैं, मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, फॉरेन अफेयर्स कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के। कुंडी साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक टुकड़ा सुनाता हूँ राना सनाउल्लाह साहब का। पंजाब के PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा हैं, पंजाब के वजीर कानून रह चुके हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं, बहुत ही असर्टिव लीडर हैं। उनका ये इल्ज़ाम है कि पीपल्स पार्टी ने ये ऐसे ही 2 नंबर एक एक्सक्यूज जो है ये बनाया सारी चीज़ का, इस सारी सियासत को ख़राब करने के लिए। ज़रा सुने क्या कहते हैं राना सनाउल्लाह साहब। लीडर ऑफ द अपोजिशन आप मुंतखब हों और हुकूमती इत्तेहाद से वोट लेके मुंतखब हों, ये बेअसूली है, ये गैर जमहूरी है, ये अनएक्सेप्टेबल है। जिसके ऊपर उन दोनों जमातों से वजाहत तलब की गई, जिसको उन्होंने नोटिस करार दे दिया, शोकाज नोटिस करार दे दिया और उसको बहाना बना के तो उन्होंने जो है वो नोटिस फाड़ने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जो है वो पीडीएम को छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन असल बात ये है कि उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन पर हुकूमती इत्तेहाद के साथ साजबाज करके कब्ज़ा किया है। अगर पीडीएम की बाकी जमातों ने कोई एक्शन लिया है या कोई वजाहत तलब की है तो वो एक बिल्कुल जायज़ बात है। फैसल करीम कुंडी साहब, चार्जशीट कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, आपको बहाने बना रहे हैं, एक्सक्यूज करके आपने सारा ड्रामा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपकी बात भी सुनी और आपने बिलावल साहब की भी और अपने भाई डॉक्टर साहब की बात सुनी। ये इजलास कल भी हुआ था और आज भी, वो उसके बाद हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस्तीफों के मामले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम अपनी CC से जाके मशावरत के बाद आपको बताएंगे, जो भी अपडेट करेंगे पीडीएम को। लेकिन CC से पहले ही हमें जो है इनके, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हमने शोकाज इशू कर दिया है, कुछ कह रहे हैं वजाहत तलब कर ले, कुछ क्या कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर पीडीएम की जमात है और आपको कुछ रिजर्वेशन है किसी एक जमात से या 2 जमातों से या 3 जमातों से, तो आप उसके इजलास बुला लें और उससे आप बात कर लें कि हमें ये रिजर्वेशन है और मेहरबानी करके हमें बताएं क्या है। इन्होंने ये नहीं किया, बल्कि इन्होंने मीडिया के जरिए और खत व किताबत के जरिए बातें करना शुरू की। और जब मीडिया के जरिए बात होगी, कहीं पे मैं तल्ख होऊंगा, कहीं पे डॉक्टर साहब तल्ख होंगे, कहीं पे कोई और तल्ख होगा, तो इससे तल्खियां बढ़ी। और हम पहले भी कहते हैं कि तल्खियां नहीं बढ़नी चाहिए। और आप मीडिया के जरिए जो है, और इसमें एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएम के प्रेसिडेंट का भी है। मौलाना फजल रहमान पीडीएम के प्रेसिडेंट है, उनका काम तो ये था, उनको चाहिए था कि अगर कुछ तल्खियां बढ़ी हैं तो उस चीज को ठंडा करते, न कि आप एक जमात के ओहदेदार को कहेंगे नहीं, आप इनको जाके उनसे वजाहत तलब करें या शो कॉज नोटिस दें। शो कॉज पे तो हमने क्लियर कट कह दिया कि हम किसी के मातहत जमात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं वो इंडिपेंडेंट जमातें हैं, और इससे पहले ANP ने भी ये कहा था कि हम किसी के मातहत नहीं, और वो वॉकआउट करके हमने वॉकआउट नहीं किया। हमने एहतजाजन अपने अहदेदारों को, जो कि पीडीएम के अहदेदार हैं, उनसे कहा कि आप उस वक्त तक रिजाइन करें जब तक हमें अपोलोजाइज, इस इस्तीफे, इस जो है वजाहत कहें या शोकाज कहें या जो अभी आप पीडीएम से निकले नहीं हैं। कुंडी साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी पीडीएम से निकले नहीं हैं, अभी पीडीएम के ओहदों से इस्तीफा दिया है, यानी पीडीएम है अभी जिंदा। इसमें देखें पीडीएम बनाने वाले कौन थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में बुलाई। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो है पीडीएम की बुनियाद रखी गई। पीडीएम बनाने वाले हम थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। हम नहीं चाहते कि ये बहाना कौम के सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम को तोड़ना चाहती है, पीडीएम से निकलती है।
हम पीडीएम से नहीं निकले। हम कहते हैं कि अगर ये गलत एक्ट किए है तो उस पर, अगर मैं गलत काम करूंगा तो आपसे मैं माजरत करूंगा, अगर मैं गलत काम करूंगा मैं फारूक हबीब साहब से या डॉक्टर साहब से माजरत करूंगा, यार मुझसे ये गलती हो गई, लिहाजा मैं वो जो है वो माजरत करने से तो कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये कह है कि आपने एक पार्टियों को इस किस्म का, देखिए इसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब आपने राना सोनल साहब को सुनाया, लेकिन हमने तो ये भी नहीं कहा ना कि देखें अगर पंजाब में सेनेट पे 22 हमारे पास एक्स्ट्रा वोट थे, पीपल्स पार्टी के पास अपने वोट भी थे, हमें हमारे साथ ये कमिटमेंट थी कि हम वो 22 और आपके अपने हैं और आप सेकंड प्रायोरिटी अगर हमें वोट मिल जाते तो शायद हम वहाँ पंजाब से सेंटर निकाल लेते। लेकिन वहाँ पर अफाम तफहीम से पीटीआई के साथ बात हो गई और वहाँ पर जो है वो 5 सेंटर पीटीआई के बिला मुकाबला बन गए, तो हमने तो सवाल नहीं उठाए। केपी में ये फार्मूला था कि जो फार्मूला था उसके बरक्स पीएमएलएन के कैंडिडेट जो है वो जनरल सीट पे आ गए। वहाँ पर हमें 3 बिला मुकाबला सीटें मिल रही थी, लेकिन उनके आने से हमें 2 जो है वो लड़के सीटें निकालनी पड़ी। हमें सिंध में भी ऑफर थी लेकिन हमने नहीं की। हमने ये चीजें नहीं की, हमने ये वजाहतें भी नहीं मांगी कि आपने क्यों वहाँ पे ये किया, केपी में क्यों किया। लेकिन हमसे आप कह रहे हैं कि आप अगर, हाँ आपको एतराज है कि वो जो सेंटर हैं जो पीएमएलएन के साथ पहले थे क्योंकि इंडिपेंडेंट कामयाब हुए थे, उन्होंने ग्रुप बनाया है, तो आपने वो वोट क्यों लिया अपोजिशन में। लेकिन क्या इन्होंने ये सवाल किया कि गिलानी साहब को आपने सेंटर कैसे बनाया? 15 वोट तो हमने हुकूमत के इत्तेहादियों या हुकूमत से लिए ना। मेरे साथ रहे कोई ये, हाँ एक सेकेंड मैं एक बात, हाँ, मेरे साथ रहिए, मैं जरा इसमें पीटीआई का भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमने जो गिलानी साहब को सेंटर बनाया उसमें हमने हुकूमती इत्तेहाद से वोट मिले हुए ना, हमें सेंटर तो ऐसे नहीं बने ना, तो उस पे तो हम पे कोई शो काज नोटिस नहीं था कि आपने गिलानी साहब को सेंटर किस तरीके से बनाया। क्योंकि अभी हमारे जो बयानिए को वक़्त मिल रही थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहते हैं, तो अचानक इस्तीफों की बात आ गई। और इस्तीफों की बात किधर से आई? हम तो लॉन्ग मार्च पे जा रहे थे, उसके बाद हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी, जो कि आपने देख लिया कि हमने मरकज में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब कर सकते थे। में हल्ला गुला शुरू है, तो हम कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प आपने ये पर्सपेक्टिव रखा है, इस पर डॉक्टर साहब का भी मैं लूंगा। मैं जी फैसल साहब मेरे साथ रहिए। कुंडी साहब, यकीनी तौर पे फारूक हबीब, आप और आपके रुफ़क़ा कार और पार्टी के लोग जो हैं वो बड़े खुश होंगे इस पूरी सूरत हाल पे। डस्का की भी बात नहीं हो रही है, इस वक्त एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है पीएमएलएन के लिए। तो लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि पीएमएलएन और मौलाना आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक ऑपोजिशन साबित होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और एएनपी बहरहाल एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस थे, वो उस किस्म की इंतहा पसंदी इख्तियार नहीं करते थे ऑपोजिशन में। उनकी वैसे भी टर्फ डिफरेंट है सिंध की, असल मुकाबला आपका पंजाब में है जहाँ पीएमएलएन मकबूलियत हासिल कर रही है और आप लोग पीछे हट रहे हैं। देखिए, बात यह है कि बात शुरू हुई थी कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों की, बात आज ख़त्म कहाँ पर हो रही है? पीडीएम से इस्तीफ़ों की। अब मुतालबा पूरा तो कर दिया, इस्तीफे तो आ गए ना, बिलावल ने इस्तीफे तो दे दिए, वो मरीम कहती थी ना मुंह पे मारो, इस्तीफे आ गए, पीडीएम से इस्तीफे आ गए। और पीडीएम से इस्तीफे आने के बाद जो है वो पीडीएम दफन हो गई जब एएनपी और पीपल्स पार्टी निकल गए। पीपल्स पार्टी नहीं ना निकली, वो कह रहे हैं हमें तो सिर्फ ओहदों से इस्तीफा। और इसमें क्या रह गया कि वो इस्तीफे भी दे दिए हैं, उनको शोकाज नोटिस भी दे दिए इन्होंने, उनको दीवार से भी लगा रहे हैं। नून लीग ने अपना कायम मुकाम सदर फजलुर रहमान साहब को बना लिया है, वो दानिशमंदाना क़यादत की आज मरीम सफदर जो है वो उनकी तारीफ़ें कर रही थी। तो बात तो यहाँ पर आ जाती है ना इनके ऊपर बड़ी सीधी सीधी कि अब तो फे और नून रह गई है पीछे, पीडीएम ख़त्म हो गई है, अब ये एक फ़नी तहरीक बन गई है। अच्छा, यानी कि फे नून से फ़न बनता है ना, फ़नी तहरीक बन गई है। अब ये टामक टोइयाँ इधर उधर की मारते रहेंगे, लेकिन इनके अंदर ना पहले जान थी ना अब इनके अंदर अब जान है। देखें कि शो कॉजेज इशू कर रहे हैं। गिलानी साहब को सेनेटर बनाना 80 वोट दे दिए इन्होंने, उनको चेयरमैन सेनेट बनाना अपने पूरे सेनेटर्स के वोट दे दिए। अच्छा, जब वो चेयरमैन बन गए, जब अपोजिशन लीडर बन गए हैं, रोना धोना शुरू कर दिया। असल इनको देर से समझ आती है, इनको समझ ये आई कि हमसे जिए भुट्टो के नारे भी लगवा लिए, घड़ी खत खुदा बख्श में भी बुला लिया, बिलावल को छोटा भाई भी बना लिया, खुद को आसफा और बख्तावर की जगह भी पहुंचा लिया, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इनके दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं की, इस्तीफे नहीं दिए। अब इनको समझ आई अपोजिशन लीडर भी हाथ से निकल गई, हम तो यूज हो गए हैं, हम तो घाटे के सौदे में रह गए हैं। अब इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि इनको शोकाज नोटिस इशू करके पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुतान तराशी करते हैं और एक जो है वो हम फेस सेविंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। वो लेने के देने पड़ गए हैं, उल्टा पड़ गया है कि जो पीडीएम इन्होंने बनाई थी वही पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में इन्होंने फोड़ ली है। अब ये लड़ रहे हैं, एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जो इनका दिल में मुनाफिकत थी
वो भी खुल के सामने आ गई है। किसी किस्म की कोई हमदर्दी वाला मामला ही नहीं था। सुनाए ना, मरियम का स्वाड आपके पास पड़ा हुआ है। बिलावल, हमने लड़ना नहीं है, आप मेरे छोटे भाई हो, हमने मिलके चढ़ना है। हमें लड़ाने की जो कोशिश करेगा हम लड़ेंगे नहीं, हम इकट्ठे रहेंगे। हमने बहुत माजी से सबक सीख लिए हैं। ये देख लें 15 दिन बाद, महीने बाद जो सूरत हाल आपके सामने आई है, इससे फनी सूरत हाल तो और कोई नहीं होगी। और जिस किस्म की आज इनकी हिकमत अमलियां सामने आ रही हैं, उससे तो यही नजर आता है कि इनकी सारी तहरीक इनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमती थी, ज़ाती मफाद के इर्द गिर्द घूमती थी। अवाम से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। देखना अब यह है कि पीपल्स पार्टी और PMLN क्या दोबारा आपस में कोई नेगोशिएशन करके वापस आ सकेंगे, मिलकर हुकूमत के लिए चैलेंज क्रिएट कर सकेंगे, और कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए पंजाब में। इस पर मजीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। सीधे चलता हूँ मैं PMLN के रहनुमा जनाब डॉक्टर फजल चौधरी साहब की तरफ। डॉक्टर फजल चौधरी साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि चूँकि PMLN का जो सफ़र शुरू हुआ सियासत का, वो हुआ इस्टेब्लिशमेंट के कुर्बत से या वहाँ से बतन से, इसलिए PMLN वो फ्लेक्सिबिलिटी और लचक नहीं दिखाई जिस किस्म की लचक और फ्लेक्सिबिलिटी जरदारी साहब में ये सियासत में दिखाने की ज़रूरत है। इस पर क्या रद्द-ए-अमल है आपका? डॉक्टर साहब, ये देखें, ये तो जो आपने सवाल किया है, इसका जवाब तो मतलब बड़ा डिबेटेबल है। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। खासकर मुस्लिम लीग नून ने जो प्रेस्टर इजलास है PDM के, वो होस्ट किए हैं, और इस्लामाबाद में हमारे सेक्रेटेरिएट में वो मीटिंग्स हुई हैं। 6 से 7 घंटे तक वो इजलास जारी रहे हैं, और इतनी लंबी मीटिंग का मकसद यही होता है कि मीटिंग में कंसेंसस पैदा किया जाए, इत्तफाक राय से फैसले हों, इत्तफाक राय से वो तमाम पॉइंट फाइनल किए जाते रहे हैं कि जिन पे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। तो लिहाजा PDM की किसी भी मीटिंग में, किसी भी आप ये कहें कि फैसला साजी में मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसा अथॉरिटेटिव रोल ना तो अदा किया है, ना हमने कोई यूनिलैटरली कोई डिसीजन लिए हैं। ये जो आखिरी फैसला हुआ है, आप ये कह रहे हैं कि PMLN तकरीबन सबसे बड़ी जमात थी पीपल्स पार्टी के बाद इस इल्हाक में, PDM में, और ये फैसले जो हैं छोटी छोटी जमातों ने कंसेंसस से कर लिए। यानी एक ऐसी, आप कह रहे हैं कि PDM एक ऐसा सियासी इत्तेहाद था जिसमें तमाम छोटी छोटी जमातें जिनके नाम भी लोगों को नहीं पता, उनका भी बड़ा वजन था, और वो यानी फैसला PMLN का नहीं था, बस कंसेंसस हो गया, ये आप कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैंने पहले आपको कहा है कि PDM में किसी भी सियासी जमात को कोई हमने कोई तोल के, यही कह रहे हैं ना आप ये कह रहे हैं कि PMLN और PPP जो हैं, बाकी सब जमातें, ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? ये कैसे मुमकिन है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं आनी शायद हूँ ना डॉक्टर साहब, मैं तो आई विटनेस हूँ तमाम जो मीटिंग हुई है। तो इसलिए आपको ये बात बड़ी मैं वसूख से बता रहा हूँ कि आप ANP है, हमारे लिए वो कोई छोटी जमात नहीं है। हम उसे पाकिस्तान की एक मुस्तनद सियासी जमात समझते हैं, और उनका पाकिस्तान की सियासत में बड़ा एक किरदार है। इसी तरह शेरपाव साहब की जमात है, इसी तरह मैंगल साहब की जमात है, इसी तरह जमीयत अहले हदीस है, इसी तरह बाकी की जमातें शामिल हैं। हम किसी भी जमात को, नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान की, हमने किसी को ये नहीं कहा कि वो छोटी जमात है या उसके वजन कम है। ठीक है, बात रीजनल जमातें हैं, उनकी सियासत अपने अपने सूबों में है, इलाकाई सतह के ऊपर है, लेकिन हमारे लिए वो काबिल एहतराम है। उनकी कौमी असेंबली में नुमाइंदगी है, सेनेट में नुमाइंदगी है। ठीक है, तो दोबारा मैं ये कहूंगा कि फैसले इत्तफाक राय से होते रहे हैं, पहली बात। लिहाजा मुस्लिम लीग नून पर यह इल्जाम बिल्कुल गलत है कि हमने कोई यूनिलैटरली अकेले कोई फैसले किए हैं। दूसरी बात, मुझे हुकूमत पे डॉक्टर साहब बहुत अफसोस इस बात के ऊपर होता है कि मुझे नहीं पता कि हमारी कौम से बहैसियत मजमूई कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हुआ है कि ये हुकूमत जो है ये हमारे सर पे अल्लाह ताला ने मुसल्लत की है, और इसके जराए कुछ और लोगों को बनाए हैं इनको मुसल्लत करने के लिए। आप ये देखें कि अभी 10 का इलेक्शन हुआ है डॉक्टर साहब, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं खुद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से हूँ। लोग उस पार्टी को वोट देते हैं जो बाय इलेक्शन में, जो हुकूमत में हो, काम कराने होते हैं। और पंजाब की सियासत आपको पता है, थाना भी है, कचहरी भी है, सड़कें बनानी है, गलियां बनानी है। एक ऐसे उम्मीदवार को जिताया गया है कि ये सारे काम नहीं कर सकती, और तमाम तरह हुकूमती वसाइल के बावजूद धौंस के जरिए अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की। जब फेयर इलेक्शन हुआ, क्लियरली मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार जीती है। ये इनके आंखें और कान खोलने के लिए काफी है, लेकिन उस तरफ जा ही कोई नहीं रहा। ठीक है, मतलब ऐसे सर रेट में दिया हुआ है कि आप देखें कि आपकी कौन सी पॉलिसी है जिनके ऊपर आवाम ने। अच्छा, जरा यहाँ रुके, मैंने जाना तो कुंडी साहब की तरफ था।
नहीं इस बात के ऊपर खुश है जरा सर रुक जाना डॉक्टर साहब, मुझे टाइम मैनेज करने दें। इसका जवाब दें जी। फरूक हबीब साहब के हुक्मरान जमात है, कोर्ट कचहरी, सड़कें डेवलपमेंट सब आपके हाथ में, क्या वजह हुआ कि देखिए बात यह है कि ये ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो किसी चीज़ का कोई लिटमस टेस्ट नहीं होते। जो ये बात कर रहे हैं, हमने बेशुमार इलेक्शन इनसे जीते हैं। जब ये कहते थे जी हमारी बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ा जी हम शहबाज शरीफ बड़े पॉपुलर हैं जी, नवाज शरीफ बड़े पॉपुलर हैं जी, हम बिजली ले आए हैं, और भाई हमने इनकी जीती हुई सीट जहांगीर तरीन ने वहाँ से जीती थी, हमने इनको जाकर राजनपुर के ऊपर इलेक्शन हराया था, हमने इनको इनकी हुकूमत बनने के 3 महीने बाद फैसलाबाद से इनके जीता हुआ MPA नाहल हुआ, हमने वहाँ से इनको हरा दिया था। ऐसी बेशुमार दर्जनों सीटें हैं जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हमने जीते थे। डस्का की ये बात कर रहे हैं, ये जितनी सेंट्रल पंजाब की बेल्ट है इसका आप नतीजा उठा के देख लें। यहाँ पर हमारे वजीराबाद के अंदर भी हमारे वोट्स बढ़े, जनरल इलेक्शन में 18,000 थे 45,000 पे हो गए। यहाँ हमारा 60,000 वोट था जो 92,000 के ऊपर चला गया। इनके लिए लम्हा फिक्रिया है, फिक्रमंद तो इनको होने की जरूरत है। 92,000 लोगों ने हमारे ऊपर जो इंडिपेंडेंट बैठ गया है PTI का, वो भी 92,000 नहीं छोड़े जी। इंडिपेंडेंट कुछ नहीं होता। जब बंदा खुद इलेक्शन लड़ रहा होता है ना मैदान में, वो अपने पैसे भी लगा रहा होता है, वसाइल भी लगा रहा होता है, अपने ताल्लुकात भी लगा रहा होता है। कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने वोट साथ लेकर नहीं चला जाता, कैंडिडेट ने खुद इलेक्शन लड़ना होता है। फिर सियासी बात है तो सियासी अंदाज से करनी चाहिए। वहां पर हमारा वोट बैंक जो है वो इंक्रीज हुआ है, और इनको वहां पर आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर, जनरल इलेक्शन के अंदर, वहां से हम शिकस्त देंगे। और बात यह है कि ये आज उसको बढ़ा चढ़ा के इस तरह पेश कर रहे हैं, ये डाइवर्ट करना चाहते हैं सिचुएशन। पल्ले इनके कुछ नहीं है। फिर ऑपोजिशन का क्या किरदार है भाई? आप तो एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हुए हैं। आपने हुकूमत की ऑपोजिशन क्या करनी है? आप तो अपनी ऑपोजिशन कर रहे हैं। आप छोड़े, आपने लड़ना। आप कहते हैं हमने ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस का ख्वाब भूल जाएं आप। आपने आइंदा लड़ा करना है। ऑपोजिशन लीडर कौन बनेगा? कौन बनेगा ऑपोजिशन? वो होता सर कौन बनेगा करोड़पति, ये करेंगे कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर बनेगा। इनकी जंग और लड़ाई सिर्फ उस हद तक है, और इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। साहब, डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जो PDM ने फैसला किया था शो कॉज नोटिस इशू करने का, वजाहत मांगने का, वो कोई एक जमात का फैसला नहीं था। वो 10 जमातों का, 9 जमातों का एक कंसेंसस था, उनका एक इत्तफाक था। और यूं पाकिस्तान की ऑपोजिशन की फील्ड में अब आप और ANP तनहा रह गए हैं, बिकॉज एक सियासी जो एक सोच है उसमें आप तनहा रह गए हैं। दर हकीकत वो कह रहे हैं कि ये यहाँ पे सब जमातें बराबर की थी, और वो बराबर की जमातों ने मिलकर फैसला किया कि पीपल्स पार्टी से वजाहत मांगी जाए। पहली बात तो यह डॉक्टर साहब कि ये मीटिंग कब हुई थी, कौन सी कमेटी की मीटिंग हुई थी, कौन सी जमातें इकट्ठी हुई थी जहाँ पर ये फैसला किया गया था। और मैंने पहले कह दिया था कि 10 नहीं चलाकर 20 जमातों का इतिहास बन जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी की जवाबदेह नहीं है। मैं अगर जवाबदेह हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी पार्टी के चेयरमैन का जवाबदेह हूँ, मुझे अपनी पार्टी जब शो का नोटिस इशू कर सकती है, मेरी एक्सप्लेनेशन तलब कर सकती है। जैसे हमने कहा कि मैं तो एक लंबी स्टोरी आपको सुनाई पंजाब के हवाले से भी, KP का भी, बाकी चीज़ें भी, लेकिन हमने उस पर कोई भी किसी पे भी हमने ये नहीं कहा कि हमने इनसे सवालात किए। उस पर तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई जो हमारे साथ नोटिस इशू है, मौलाना फजल रहमान साहब की अपनी पार्टी लाड़काना में जो है वो एक इत्तेहाद बना हुआ है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, उसमें शामिल है। उनके जो है वो PTI और जमीयत उलमा इस्लाम जो इकट्ठे जलसे कर रही है, तो उस पर तो किसी नोटिस इशू नहीं किया। तो इस तरह मुख्तलिफ ऐसे मौक़े हैं जिसपे शो का, जब जैसे मैंने KP के इलेक्शन की बात की, जैसे मैंने पंजाब पे बात की, तो उस पर तो कोई शो का नोटिस इशू नहीं हुए। मैं और बताऊँ, गिलगित बल्तिस्तान में जब हम पे आपके मीडिया पे इल्जाम लगा रही थी, और बहुत जमातें कि पीपल्स पार्टी की डील हो गई और चरण बिलावल साहब बड़ी लंबी कैंपेन के लिए चले गए हैं और वहाँ पर हुकूमत मिल रही है। फिर जब वहाँ पर जो कुछ हुआ और जो हमसे मैंडेट छीना गया, उसके बाद जब लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है, हम मेजॉरिटी में थे, लेकिन हमें तो अपोजिशन जमात ने सपोर्ट नहीं किया, डॉक्टर साहब की जमातें भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमने तो नहीं कहा कि आप शो काज दें या जवाब तलब भी करें। इनका मतलब है कि नहीं किया तो नहीं किया, हमने तो जवाब तलब भी नहीं मानी। फिर उधर बात हुई गालिबन जमात इस्लामी की। अब देखिए, जमात इस्लामी ने जो है, अब ये बात करते हैं, जमात इस्लामी को हमने KP में एक खातून की सीट दी थी, उनको 36 या 39 वोट हमने दिए थे, उनके बदले में उनके 3 वोट हमारे इत्यादियों को पड़े थे जो हमारे सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे। तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब है कि जिस पे हो। लेकिन अब ये फैसला कब हुआ कि आप हमसे जवाब तलब भी करें, उसकी स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग कब हुई, हमें तो नहीं पता, हमें तो नहीं बुलाया गया।
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये 4 लोग जो सही, बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है आपका। मेरे साथ रहिए डॉक्टर साहब। ये फैसल करीम कुंडी से बैठ के आप क्यों खाली नहीं कह रहे के जरिए और फतवा की दावत के जरिए बात करना चाहते हैं? आमने सामने बैठ जाए, हम चीजें क्लियर कर देंगे, जिसको जो था सही है, ठीक है, बिल्कुल मुंह पे बता देते। डॉक्टर साहब फैसल डॉक्टर जी जरा मुझे डॉक्टर साहब के पास जाना है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, फैसल करीम कुंडी साहब के सवाल और आर्गुमेंट में बड़ा वजन है, बिकॉज बिलावल भुट्टो ने भी यही चीज़ें याद करवाई हैं आज मीडिया को, और बिलावल जरदारी भुट्टो का भी ये कहना था। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो बिलावल डॉक्टर साहब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हुई है, लेकिन जब वापस आएगी सवाल मैं अपना प्लेस कर दूं कि बुनियादी तौर पे फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं, और जो बिलावल भुट्टो ने भी कहा है कि आज़ादाना फैसले तमाम जमातों ने किए, मौलाना फजल रहमान ने भी किए, वो PMLN ने भी किए, लेकिन उस वक्त तो डॉक्टर साहब फिर लाइन पे आ गए। डॉक्टर साहब आज़ादाना फैसले फैसल करीम कुंडी साहब ये कह रहे हैं, और ये बात बिलावल भुट्टो ने भी कही है कि आज़ादाना फैसले तमाम जमातों ने किए, मौलाना ने भी किए, PMLN ने भी किए, वहाँ नोटिस इशू नहीं हुआ। और ये जिस आप कंसेंसस की बात कर रहे हैं, कुंडी साहब इसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं बताएं वो किस दिन की कमेटी मीटिंग है जिसमें ये कंसेंसस तय हुआ, जिसमें डिसाइड हुआ तमाम जमातों ने मिलकर कि इनको शो कॉज नोटिस इशू किया जाए, वो थोड़ा सा बता दें हमें। डॉक्टर साहब इसका बिल्कुल मैं आपको जवाब देता हूँ, लेकिन इससे पहले जो फारूक हबीब साहब ने गुफ्तगू की है सर वो आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना, पहले इसका देते हैं फिर फारूक हबीब पे डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि अपोजिशन की जमातें कपड़े एक दूसरे के फाड़ रही हैं। कपड़े उतारना और फाड़ना ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवायत है और उनका तरीका है। बाकी पाकिस्तान की कोई सियासी जमात कपड़े फाड़ना और उतारने पर यकीन नहीं रखती। सियासी इख्तलाफात को इस तरह के अल्फाज का नाम देना ये गैर मुनासिब है। शरीफ लोग भी टीवी देख रहे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं टीवी देख रहे होते, इसलिए ये अल्फाज जो है मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। अच्छा ठीक, अब आ जाए इस पे कि वो कमेटी मीटिंग कब हुई जिसमें कंसेंसस हुआ, इत्तफाक राय हो गया कि पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस इशू करना है? देखिए डॉक्टर साहब, जो ये हुआ है जी शो कॉज नोटिस, मैंने पहले कहा कि ये वजाहत थी। इसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं थी और एक आप ये कहें कि एक मीटिंग जरूर हुई जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नहीं थी और ये फैसला किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब जो दोबारा मैं कहूँगा मुत्तफिका सदर है, PDM के तमाम जमातों ने क्या उसमें बाकी सारी 10 जमातें मौजूद थी, 9 जमातें मौजूद थी वहां? वो मीटिंग जो है स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, इसमें जूम लिंक के ऊपर ज्यादा पार्टियां मौजूद थी। अच्छा, जो हमारी PDM की स्टीयरिंग कमेटी थी, शायद फरकान अबाई साहब जो है वो उसमें मौजूद थे, और मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई नुमाइंदगी थी या नहीं, लेकिन स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग में ये फैसला हुआ है। अगर इस वजाहत को ये तो फिर आप ये कह रहे हैं कि ये एक यकतरफा फैसला हो गया, फिर ये मुत्तफिका फैसला तो ना हुआ ना, कंसेंसस और टुगेदरनेस का फैसला तो ना हुआ। देखिए मैंने डॉक्टर साहब मैंने ये नहीं कहा कि जो वजाहत तलब की गई है दोनों जमातों से, उस मीटिंग के हवाले से मैंने बात की है। मैंने कहा इससे पहले इस्तीफा, लॉन्ग मार्च, हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है, सेनेट की सीटें किस तरह निकालनी है, यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुतफिका उम्मीदवार बनाना, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ाना, ये तमाम फैसले PDM की मीटिंग्स में मुतफिका तौर पे हुए हैं, तमाम फैसले। ठीक, ये आखिरी जो बात अभी हुई है जिसमें ये मैं समझता हूँ कि एक आप ये कहें कि अदम इत्मीनान की कैफियत पैदा हुई है सियासी जमातों में जो PDM में शामिल है, ये अगर ना होती तो बहुत बेहतर होता है। लेकिन बहरहाल जो नोटिस का जो फैसला हुआ है, जो शो कॉज है या वजाहत है, उस फैसले में पीपल्स पार्टी और ANP उसमें शामिल नहीं थी। डॉक्टर साहब ये क्विकली बता दें कि क्या वजह है कि आप उस्मान बुज़दार की हुकूमत को पंजाब में गिराने में पीपल्स पार्टी की दावत को कबूल नहीं कर रहे? डॉक्टर साहब दोबारा मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि देखें मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के डिस्कशन भी हुई, फैसले भी हुए, हिकमत अमली क्या बनानी है इस गैर आईनी हुकूमत के खात्मे के लिए। गैर आईनी क्यों कहते हैं सर आप इसको? इसलिए कि इलेक्शन में धांधली हुई 2018 के इलेक्शन में। अभी डस्का में देखें, फिर आप कहेंगे डाइवर्ट कर रहे हैं, कि जब इन्होंने जोर जबरदस्ती धांधली की कोशिश की उस वक्त क्या रिजल्ट थे, अब फेयर इलेक्शन हुआ तो क्या रिजल्ट आए हैं। तो जो हुकूमत जो है वो बैसाखियों के सारे धांधली के जरिए आएगी तो गैर आईनी होगी। तो इसको हटाने के लिए अपोजिशन की जमातों का जो इत्तेहाद है वो बड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर था, और आज भी हम समझते हैं कि वो कायम रहेगा, रहना चाहिए। और हम उसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो इन्होंने बात की है, इस पर बाकी जमातें इस पर गौर करेंगी। ठीक, कि उन्होंने जो इस पर ऊपर अपनी फारूक हबीब साहब वो आपको गैर आईनी समझते हैं? वैसे मैं थोड़ा सा हैरान हूँ क्यों कहते हैं ऐसा, लेकिन वो आपको गैर आईनी हुकूमत समझते हैं। देखिए बात यह है कि 2013 में जितनी जमातें PDM में शामिल हैं, नून लीग भी उसके अंदर ही शामिल है। उन्होंने कहा था सिंध में हमारे साथ धांधली हुई है, जरदारी साहब ने कहा था RO इलेक्शन हुए हैं,
जब इनको इलेक्शन के अंदर शिकस्त हो गई, इनसे पूछें ये कितनी इलेक्शन पिटीशंस लेकर गए हैं, कितनी बार इन्होंने खड़े होकर कहा कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है धांधली की उसमें अजलास बुलाएं, उसके अजलास बुलाने के लिए इन्होंने कितने बायकॉट किए, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, इन्होंने कभी संजीदगी से कोई काम ही नहीं किया। ये एक इन्होंने पॉलिटिकल रेहेटिक बनाने की कोशिश की है जिसको लोगों ने फॉलो नहीं किया। 1,70,00,000 वोट हमें पड़े हैं, 22 साल जदोजहद है इमरान खान की, और ये इलेक्शन में आईनी इलेक्शन हुए हैं। जहां से ये जीत जाते हैं वो इलेक्शन साफ शफाफ हो जाते हैं, जहां से ये हार जाते हैं वो इलेक्शन के अंदर धांधली हो जाती है। ये सिलेक्टिव काम जो है अब ये छोड़ दें। असल में इनकी नाकामी ये है कि इनको पीडीएम के अंदर तमाम फायदा जो है वो पीपल्स पार्टी को हो गया। ये अपने आप को आइसोलेटेड फील करना शुरू हो गए। आइसोलेशन के अंदर आकर इन्होंने इस किस्म की हरकतें शुरू कर दी कि एक सियासी जमात है भाई, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, आप उसको शो काज नोटिस पकड़ा दिया आपने उसके हाथ में, उन्होंने भी फाड़ा नोटिस, फाड़ के फिर क्या पल्ले रह गया इनके। इस किस्म के जब मामला सामने आएंगे तो फिर उसके अंदर तो जो है हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। ये अब आगे होगा सियासी तेजियां इनके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें नुकसान उठाना पड़ा है नून लीग को। एक ब्रेक ले लूं, आगे होगा क्या, अब ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। इंतशार ही इंतशार है, ये सियासी ऊंट अब किस करवट बैठेगा, इस पे बात को हम आगे बढ़ाते हैं और फ़ारूक हबीब साहब से शुरू करते हैं। फ़ारूक हबीब साहब, एक ताम तासुर तो है, आप माने न माने कि पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। डस्का के इलेक्शन है शायद इस वजह से कि जिस किस्म की एक चालाकी चाहिए, महारत चाहिए, जिस किस्म की कैपेबिलिटी चाहिए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने होते हैं, कोई लोकल गवर्नमेंट्स को करना था, वो नहीं कर पाते हैं, वो इंस्पायर नहीं कर पाते ब्यूरोक्रेसी को, अपनी पीटीआई की टीम को। और पंजाब में ही आपको चैलेंज है, पीएमएलएन आप सिर्फ पंजाब में ही है, वहीं वो समझते हैं कि वो आपको नॉकडाउन कर सकते हैं। तो अब 2.5 साल आपके पास रह गए, क्या करेंगे आप इस तासुर को बदलने के लिए? देखें, बात यह है कि एक सूबे को डिस्कस क्यों होता है, फिर सूबे सबसे बड़ा है ना। सूबे नहीं, देखें सूबे डिस्कस होने फिर सारे होने चाहिए। जहां तक रही पंजाब की बात कर लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, 12 करोड़ की इसकी आबादी है। वो चैलेंज हेल्थ कार्ड का 10 लाख रुपए का देने का, जहां इतनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो, वो किसने लिया? उस्मान बुज़दार ने कबूल किया ना। आज आप उसके सूबे की परफॉर्मेंस उठा के देखें, जितने कंस्ट्रक्शन के मंसूबे वहां तेजी से, गार्बेज नहीं कलेक्ट हो रहा। सुन लें, मैं अब आपको एक एक चीज बताऊंगा ना, जितनी कंस्ट्रक्शन के मंसूबे वहां तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं, अप्रूव हुए हैं। 650 मंसूबे जो है उन्होंने अप्रूव किए हैं, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं। रिवर राबी जो है वो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, आपका वाल्टन एयरपोर्ट पे नया शहर बसने जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए एनवायरनमेंट वायबल की गई है। फिर जो आपका चीनी की कीमत मुकर्रर करने के लिए 80 रुपए उन्होंने मुकर्रर की है, वहां पे महंगाई को नीचे लाने के लिए 1300 अरब रुपए का खसारा छोड़ के नजर आएगा। पंजाब के हवाले से बड़ी बात होती है ना, उस तरह तासुर के ऊपर बात कर लेते हैं। 50 अरब रुपया देके इनकी बनाई गई जो सफेद हाथी ऑरेंज ट्रेन है उसको इस हुकूमत ने मुकम्मल करवाया। पंजाब को मिला क्या पीएसडीपी में? 36 अरब इस साल मिला, 34 अरब पिछले साल मिला। फिर हम कहते हैं जनाब के जो है पुरानी शोबाजियां नजर नहीं आ रही। हाँ, वो मीडिया शाये है, सामने नहीं आते। 9 मदर एंड चाइल्ड के हॉस्पिटल्स जो हैं वो नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। वहां पर जो है पीने के साफ पानी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। वहां पर जो है वो शहरों के नए अर्बन डेवलपमेंट प्लान्स वहां पर जो है वो बन रहे हैं और डेफिनेटली डिलीवर करेंगे, वहां पर मुकम्मल होंगे। ये 2.5 बरस रह गए, चीजों को रीवैम्प कर रहे हैं। ये चीजें अगर मुकम्मल होंगी तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज बताता हूं। हर साल लोगों को बड़ा मशहूर चीज है, हर साल बारिश होती थी, लोग लाहौर, शहबाज शरीफ लाहौर के सड़कों पे आते थे, पानी खड़ा होता था, 6-6 फुट लॉन्ग शूज पहन के, हेड पहन के आते थे। आज वहां पर पानी नहीं खड़ा होता। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सीवरेज का निजाम ठीक कर दिया है, अंडरग्राउंड स्टॉर्म वाटर स्टोरेज का निजाम उन्होंने वहां पर जो है वो कायम कर दिया है। वहां पर उन्होंने 29 किलोमीटर लंबी जो है वो ड्रिल बोरिंग करके लाइन बिछा रहे हैं, जिससे सीवरेज के पानी का जो मामला है, बरसाती पानी का मामला है, लाहौर जो डूबता था, लक्ष्मी चौक, गुलबर्ग, ये आपका सारा इलाका, वो ठीक हो जाएगा। तो और वो क्या करें, वहां पर डिलीवर कर रहे हैं ना, चीजों को ठीक कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब बुनियादी तौर पे ये कह रहे हैं आपकी तनकीद के जवाब में कि इनके ये बहुत से ऐसे मंसूबों पे काम कर रहे हैं कि जब ये मंसूबे सामने आ जाएंगे तो ये इस सारे तासुर को टर्न अराउंड कर देंगे, जिस तासुर की तरफ आप इशारा करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो उस्मान बुज़दार साहब जो इंतहाई खुशकिस्मत आदमी है, कोई शक नहीं, उन्हें मुझे रश्क होता है उन पे कि एक इंतहाई ज़ाती हैसियत में नहीं उन्हें कह रहा, लेकिन उनकी जो हैसियत वज़ीर आला कारकर्दगी है उस हवाले से एक इंतहाई नालायक और नाअहल शख्स
पूरा पंजाब इस बात का गवाह है कि इस वक्त पंजाब हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है। लेकिन खुशकिस्मत इसलिए है दो हवालों से, एक तो वो कायम दायम है, बहुत सारे जराए इनके जो दाता हैं उन सब के कहने के बावजूद इमरान खान साहब ने उन्हें तब्दीली की है, न कर रहे हैं। दूसरी खुशकिस्मत इसलिए है उन्हें मुफ्त के इस तरह के मुफ्त के तर्जुमान फरूख हबीब साहब जैसे मिले हुए हैं जो झूठ को झूठ बोल रहे हैं उनके लिए बगैर तनख्वाह के बोल रहे हैं। मैं आपकी बात को कंटेस्ट करता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हो रहा है मुफ्त के तर्जुमान। देखिए डॉक्टर साहब, आप किसी को झूठा तो नहीं टीवी पे बैठ के कह सकते ना, आप अपनी बात जरूर कर लें, आप अपनी बात जरूर कर लें, मेरे भाई आप अपनी बात जरूर कर लें। मैं अपनी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कोविड के बेहतरीन इंतजाम पंजाब में हुए हैं, वैक्सीनेशन के, आप बाकी सूबों का भी हाल देखें ना। वो सारे आधा पाकिस्तान से ज्यादा पंजाब में रिहाइश पजीर है, वो जिन बातों के गवाह हैं। आपके ये रोजी पिक्चर दिखाने से लोग मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब फिर यहाँ तो वही सवाल वापस आ जाता है कि उस्मान बुज़दार इतना निकम्मा है, उस्मान बुज़दार इतना नाकाम है, इमरान खान के लिए इतनी बड़ी लायबिलिटी है, एक कमजोर शगाफ है पीटीआई पंजाब में। पीपल्स पार्टी आपको कहती है हमारे साथ मिलें, हम उस्मान बुज़दार की हुकूमत को बाहर ला के मारते हैं, उसमें भी नवाज शरीफ साहब आगे नहीं आते। फिर आप क्या, ये इसकी क्या वजह है, कैसे हम इसको समझ सकें? डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप मेरे से ज्यादा बाखबर हैं। ये सवाल आप इतना मासूम बन के कर रहे हैं, शायद हम मेडिकल के शोबे में भी आप मेरे से सीनियर हैं। आपको पता है कि सिर्फ अददी अक्सरियत रखने से नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। अच्छा, आपने सेनेट में नहीं देखा कि 64 बंदे खड़े हुए हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए, वोट डाले गए हैं, 14 बंदे गायब हो गए हैं। तो आप क्यों इस तरह के मासूम सवाल हमसे कर रहे हैं? जब तक कुछ खास कुव्वतें नहीं चाहेंगी नहीं नो कॉन्फिडेंस हो सकता। अच्छा, ये बात मेरे से करवाना जरूरी है। तो इसका मतलब ध्यान फिर खास कुव्वतों की तरफ है। तो फैसल करीम कुंडी साहब, बुनियादी तौर पर पीएमएलएन का मौक़िफ़ यह है, डॉक्टर फजल चौधरी साहब की बात को अगर सुने, वो समझते हैं कि आपका जो मंसूबा या स्ट्रेटजी है साउंड नहीं है और आप लोग ऐसे हवा में सब्ज़ बाग दिखा रहे थे इनको पंजाब के। देखिए, ऐसी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जब पीडीएम की मीटिंग में थे और हमने बहुत सी चीज़ों पर डिस्कशन की, हर पार्टी की अपनी तजावीज़ थी और हर कोई अपना डिस्कशन कर रहा था और साथ में दलाइल भी दे रहे थे और उनको जो है वो उन दलाइल से जो है उनको मतलब है कि अपना केस प्रेजेंट कर रहे थे। तो हमने ये कहा कि हम सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं, हम नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं, धरना देते हैं, उसके बाद नो कॉन्फिडेंस है, आखिरी हरबा जो हमारे पास है जिसको हम कहते थे कि एटॉमिक बम है, हम इस्तीफे देते हैं। हमने कहा मतलब एतमाद की तारीख की बात हमने की, तो उन्होंने यही बात की जो डॉक्टर साहब ने आज की, अभी जो आपके प्रोग्राम में की। हमने कहा हम यूसुफ गिलानी साहब को टेस्ट केस पे इलेक्शन लड़ा रहे हैं, अगर हम कामयाब हो गए तो अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। आप देखें कि यूसुफ गिलानी साहब को भी तो वोट पड़े हैं, वो कामयाब हुए हैं, वो इस्लामाबाद की सीट पे पहली दफा हुआ है कि सेंटर मुंतखब, अपोजिशन का सेंटर मुंतखब हुआ है, ये सबके सामने है। हम इसी बेस पे कह रहे हैं। आज आप देखें पंजाब में क्या हो रहा है। आज हिंदी के एलाई हैं फरूख हबीब साहब के, इनके जो बहुत ही मतलब है कि इनके मेहरबान समझें या इनके मौसन इनकी पार्टी के जहांगीर तरीन साहब, आज उनके साथ देखें कितने एमपीएस और एमएनए साथ खड़े हैं और हुकूमत से हट के खड़े हैं। जो बंदा ज़ेर ताब होता है उसके दोस्त बहुत कम रह जाते हैं, लेकिन आज उनके साथ जो टीम खड़ी है तो वो एमपीएस खफ है जो उनके साथ खड़े हैं ना। तो इसी वजह से हम कह रहे थे कि हमें देखिए, अगर नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये तो जमहूरी प्रोसेस है, तो लेट्स डू इट ना, हम करें। देखिए हम कर लेते हैं। अगर आप कहें कि जी हमने फलां तारीख को किया था और नाकाम हो गई, आपको क्या समझ आती है कुंडी साहब? आप लोगों ने कहा कि हम यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में ले आएंगे, आपने खड़े होकर कहा था 1 मार्च को, मेरा ख्याल है कि 25 लोग हमारे साथ हैं, आप उनको ले आए सेनेट के अंदर। तो क्या वजह है, आपको क्या समझ आती है आपकी पार्टी को कि पीएमएलएन जो है वो क्यों हिचकिचाती है पंजाब पे उस्मान बुज़दार को हटाने से? क्या वजह है? देखिए, हम ये कहते हैं और हम आज भी कहते हैं गारंटी के साथ कि पीडीएम हमें टास्क दे, हम पंजाब की हुकूमत भी गिरा सकते हैं जमहूरी तरीके से अदम एतमाद के जरिए, और हम मरकज़ी हुकूमत भी गिरा सकते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा कि जहाँ हमारी लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी या इस्तीफों की बात कहाँ से आ गई, किसने कही, किसके कहने पर हुई, कैसे अचानक हुई, कोई बात नहीं थी इस्तीफों की। डॉक्टर साहब गवाह हैं। अब ये मतलब है कि ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले एक मीटिंग हमारी मेरिट में हुई थी, कोई बात नहीं थी, अचानक ये बात आ गई कि जी इस्तीफे दे दे, बस लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफों के साथ होगा, इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा। लेकिन देखें, आज अगर आप डस्के की बात कर रहे हैं कामयाबी की, तो ये हमने मजबूर किया ना, हमने पीडीएम के दोस्तों को कहा, कायल किया कि आए इलेक्शन लड़ते हैं। आज अगर जिंदगी इलेक्शन हम लड़े हैं पीटीआई के साथ, उनके अंपायर्स नहीं है, सेलेक्टर्स नहीं है, बैसाखियां नहीं है, और जब ये नहीं होंगे तो इनका ये हाल होगा जैसे डस्का में हुआ है और जैसे नौशहरा में हुआ, बाकी पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ है ऐसी सीटों पे, मुख्तलिफ सीटों पे हुआ है, सिंध में भी हुआ है, बाकी बलूचिस्तान में भी हुआ है।
तो ऐसे हाल होगा जो आपके सामने है। अभी अब मतलब ठीक है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू इनका होता है, कहते हैं जी हमारे वोट बढ़ गए हैं। देखिए इलेक्शन में जीतना है, चाहे आप 1 वोट पे जीते, चाहे 1000 पे जीते, चाहे 100 पे जीते, इलेक्शन में जीत काउंट करती है। तो हमने इसीलिए देखें, हमने अगर अपने दोस्तों को कायल किया, पीटीआई के दोस्तों को, आज हम शुरू भी हो रहे हैं। आज अगर ये 10 का भी कामयाबी हो रही है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। अगर ये इस्तीफे दे देते तो आज तो पीटीआई को वॉक ओवर मिल गया होता। आज वो बिल्कुल सही। मेरे साथ रहे, बिल्कुल 1 आध मिनट है मेरे पास, मैं जरा ठीक है। मैं फैसल करीम कुंडी साहब, सॉरी फरूख हबीब साहब, मैंने कहीं सुना है कि नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि उस्मान बुज़दार का जो रहना है एज चीफ मिनिस्टर वो बड़ा फ़ायदेमंद है PMLN के लिए, बिकॉज मसलसल पंजाब से उनको एक नाकामी का या नालायकी का नैरेटिव मिल रहा है जिस पे PMLN कैपिटलाइज। देखिए बात ये है कि PMLN के तो अपने बंदे इनके साथ नहीं खड़े, वो टूट के जाके चीफ मिनिस्टर के मिलते हैं। पीपल्स पार्टी के तो एक नहीं है, मुझे बताइए कौन तोड़ा आपने? पीपल्स पार्टी के नहीं, वो आप देखें मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके चलाएं शॉर्ट्स 2-2.5 साल से चल रही कहानी सर। नहीं, पीपल्स पार्टी के अपने बंदे इनके साथ नहीं है। पीपल्स पार्टी के अपने लोग जा के मीटिंगें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपनी पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया पंजाब के अंदर आगे। तो जब यहाँ पर पीपल्स पार्टी तो टिकटें मांगती फिर रही थी। मरियम जब गिलानी के लिए वोट ये खरीद रहे थे तो ये तो टिकटों की शोटियां दिलवा रहे थे नून लीग के। पीपल्स पार्टी ने तो पीपल्स पार्टी के जियालों का खुद पंजाब संभाल लेंगे इलेक्शन से पहले। ये सारी इनकी टामक टोइयां हैं, उसके पल्ले कुछ नहीं है। पंजाब हुकूमत भी कायम है, वफाकी हुकूमत भी कायम है। अगर कायम नहीं है आज तो PDM कायम नहीं है। आज पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर कायम नहीं है, नून लीग अपनी जगह के ऊपर कायम नहीं है। कदम तो इनके उखड़ गए हैं। आज तो अगर इनकी डेडलाइनें सुन लेते आप इस्तीफों की, तो जनवरी में हुकूमत जा रही थी, फरवरी में जा रही थी, मार्च में जा रही थी। आज तो अप्रैल भी आधा गुजर गया, हुकूमत कायम है। आज एक दूसरे के साथ दस्तों गिरबान हुए हुए हैं। ये किस मुंह से अदम एतमाद के ख्वाब देख लेते ले आएंगे आप इस साल के आखिर तक? कोई अदम एतमाद नहीं आना जी इनका, ये एक दूसरे पर अदम एतमाद ला रहे हैं। वो मुबारक हो इनको। आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पंजाब में ले आएंगे इस साल? यकीनन इस साल दिसंबर तक पूरी पंजाब की 12 करोड़ आबादी को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस सालाना हर खानदान के पास होगी। नए हॉस्पिटल्स बड़ी तादाद में बनेंगे, इससे हेल्थ के निज़ाम कंपटीशन के बायस मजीद बेहतर होगा, अवाम का फायदा होगा। जो काम इन्होंने करने थे इन्होंने क्यों नहीं किए? इनको ये तौफीक नहीं हुई। आज उस्मान बुज़दार तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहा, उस्मान बुज़दार तो आज एवन फील्ड में महालात नहीं बना रहा, इमरान खान तो नहीं बना रहा, ये बनाते रहे। इनको मुबारक हो, इसी वजह से आज ये केसेस भी भुगत रहे हैं, इसी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग। वक्त हमारा खत्म हुआ। तीनों जमातों को आपने सुना। कोई मुझे ये कह रहा था, पॉलिटिकल एनालिस्ट मुझे ये कह रहा था कि साहिवाल से लेकर रावलपिंडी तक की सियासत जो है वो डिटर्मिन करती है कि इलेक्शन जो है उसे कौन जीतेगा। पंजाब ही वो मार्का होगा जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फैसला होगा। देखते रहिए, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।